नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और यूपी पीसीएस आरओ के लिए करंट अफेयर की सीरीज चैनल पर चल रही है। इसके 2 पार्ट मैं डाल चुका हूं। जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। पहले 2 वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, आज का वीडियो उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक समीक्षा और हाल ही में जो बजट आया है भारत सरकार का, उसको शामिल करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए, जो यूपी पीसीएस में पूछने की प्रवृत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई भी प्रश्न, कुछ भी प्रश्न बन करके आ सकता है। वीडियो को देखते समय ये भी ध्यान रखें कि किस तरीके से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी यूपी पीसीएस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। जो लोग नए हैं वो लोग रिवाइज कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 4 स्टार के साथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है, दूसरा कि हर 5 साल पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष 2020 हेतु संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला 2020 अवार्ड किसे दिया गया? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक है गुयाना के और एक है ग्रीस की। आखिरी बार 2015 में दिया गया था संयुक्त राष्ट्र का नेल्सन मंडेला अवार्ड, और उस समय परीक्षा में पूछा गया था, कई परीक्षाओं में पूछा गया था। हर 5 साल पर दिया जाता है। तो नाम याद रखना है आपको, गुयाना के हैं मोरिसाना कोएटे और ग्रीस की है मारियाना वाडियानोयानिस। ध्यान से देख लीजिए, मोरिसाना कोएटे गुयाना और मारियाना वाडियानोयानिस। ह्यूमैनिटी के लिए जो लोग काम करते हैं उस फील्ड में, उनको जो है ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है, परीक्षा के दृष्टि से पूछे जाने की संभावना है। दूसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। दूसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट के काफी सारे प्रश्न जो है आज शामिल किया है मैंने, उनको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। वर्ष 2020 हेतु किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है? काफी बड़ा प्राइज है ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $2.5 लाख जो है इसमें दिया जाता है व्यक्ति को। इंसानियत के लिए फूड की क्वालिटी को बढ़ाना, कुछ ऐसा करना जिससे कि मानव की जो फूड प्रोसेसिंग समस्या है उसको समाधान हो जाए। खाद्य समस्या जो पूरे संसार में बनी हुई है उसके विकास में अगर कोई कार्य होता है तब जो है ये वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है। $2.5 लाख का प्राइज़ है, काफ़ी बड़ा प्राइज़ होता है ये, और इस पर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया है, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखना है आपको, रतन लाल। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा रतन लाल। $2.5 लाख का प्राइज है ये। यूपी SSSC में एक बार पूछा गया था कि वर्ल्ड फूड प्राइज का जो है फला व्यक्ति को दिया गया था, उसका जो है प्राइज कितना है। तो यूपी SSSC में इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न, लेकिन यूपी पीसीएस आरओ और प्री में सीधा सीधा व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा, और भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, रतन लाल को याद रखिएगा। डैन डेविड प्राइज इजरायली सरकार का प्राइज है, 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा गीता सेन। गीता सेन, ऑप्शन सी। गीता सेन को वर्ष 2020 का डैन डेविड प्राइज से सम्मानित किया गया था। यहां पे देखिए एक करेक्शन कर लीजिएगा, 72 मनाया गया था, प्रश्न बन सकता है इसलिए मैं बता दूं, यहां पे थोड़ी मिस्टेक है। वर्ष 2021 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया जिस पर कोई अतिथि नहीं थे, ये 72वां गणतंत्र दिवस था, 72
यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको ज़रा सुधार लीजिएगा। ये 72 है। 72वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की परेड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब क्या हो जाएगा? इस बार ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश, 5वें का ऑप्शन बी। बढ़े आगे। 72वें गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की परेड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। सभी राज्य अपनी झांकियां निकालती हैं, परेड निकालती हैं, उसमें जो है किसी एक राज्य को प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान दिया जाता है। तो इस बार उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 हेतु 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट। इसके अलावा यहां से एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारत की तरफ से 92वें ऑस्कर अवार्ड में भेजी गई फिल्म का नाम क्या है? गली बॉय। तो दोनों ही याद रखना है आपको। गली बॉय भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म थी, रेकमेंडेड फिल्म, और अवार्ड जीता है फाइनली पूरी दुनिया में पैरासाइट फिल्म ने। अब बजट के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि हर साल इकोनॉमिक्स के सेक्टर में यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इकोनॉमिक्स से 12 से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दरअसल करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। या तो आर्थिक समीक्षा से होगा, या फिर बजट से जुड़ा हुआ होगा, या फिर कोई और आंकड़ा जो कि केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। 1 फरवरी 2021 को इस साल का केंद्र सरकार का बजट 2021-22 के लिए जारी किया गया था। इसमें कुल मिला के 6 स्तंभ रखे गए हैं। जी हाँ, 6 स्तंभ पर आधारित बजट है ये। तो प्रश्न सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक स्तंभ बजट 2021-22 का नहीं है? तो देखिए जरा। पहला है स्वास्थ्य खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी अवसंरचना, समावेशी विकास, लैंगिक समानता। तो आपको जो है एक को बताना है कौन सा शामिल नहीं है इस बार के बजट में। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस प्री और आरओआरओ में। तो यहाँ पे लैंगिक समानता पहले 3 है, लैंगिक समानता उसमें नहीं है। ठीक है, तो याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। कुल मिला के 6 हैं, तो 3 आपने देख लिए। अब यहाँ पे देखिए कौन सा एक स्तंभ बजट 21-22 का एक स्तंभ नहीं है। तो यहाँ पर ये सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, शिक्षा सबका अधिकार ये शामिल नहीं है। तो 3 हमने ऊपर देखे और 3 ये देखिए। ये कुल मिला के 6 स्तंभ हैं इस बार के बजट के। प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के बजट का कुल अनुमान राशि कितना है? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है 34,83,236 करोड़ रुपया। आंकड़ा याद रखना है आपको, प्रश्न बन सकता है, आंकड़े ही पूछे जाएंगे आपसे बजट के संदर्भ में। ध्यान से देखिए, 34,83,236 करोड़ रुपया जो है इस बार का अनुमानित राशि है। चलिए अब देखिए, इस बार का बजट 2 मायनों में इंपॉर्टेंट है। इस बार का बजट तो आपको याद रखना ही है, और पिछले साल कोविड आया था। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोविड महामारी के चलते जो अनुमान लगाया गया था 2020-21 के लिए और जो संशोधित हुआ उसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया। सरकार के ऊपर बहुत ही वित्तीय बोझ आ गया, अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन चली गई, इसलिए संशोधित भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि वर्ष 2020-21 संशोधित बजट के दौरान, जो कि अभी हाल ही में 1 फरवरी को लॉन्च किया गया था वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा, कि कोरोना महामारी के कारण राजकोषीय घाटा पिछले साल के लिए 2020-21 के लिए कितना रहा? 3.5% अनुमान लगाया गया था। ठीक है, लेकिन कोविड आ गया, इस वजह से ये घाटा काफ़ी बढ़ गया। तो कितना हो गया ये याद रखना है आपको।
संशोधित 2020-21 के दौरान कोरोना महामारी के कारण राजकोषीय घाटा भारत सरकार का 9.5% हो गया था। 3.5% अनुमानित किया गया था, जिससे बढ़ करके 9.5% हो गया। और ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। कारण कोविड-19 था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया, सरकार पर स्वास्थ्य का अतिरिक्त बोझ आ गया। इस वजह से जो है जो फिस्कल डिफिक्ट था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, 3.5% से 9.5%। ऑप्शन ए 10वें का। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न देखिए ज़रा, 2021-22 का राजकोषीय घाटा कितना रहा, अनुमानित कितना जो है रहेगा। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 6.8% अनुमान लगाया गया है। पिछले साल कितना रहा संशोधित, 9.5%। और इस साल जो अभी बताया गया है 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, अनुमान लगाया गया है वो 6.8%। तो ये प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बजट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। इस तरीके से यूपीपीसीएस में प्रश्न बन सकता है। देखिए 4 अनुमानित घाटे दिए गए हैं 2021-22 के लिए। राजकोषीय घाटा 6.8%, राजस्व घाटा 5.1%, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, प्राथमिक घाटा 3.1%। तो यहाँ पर सभी सही हैं। जी हाँ, लेकिन परीक्षा में कोई एक गलत हो सकता है, इसलिए ये डाटा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर चारों सही हैं। राजकोषीय घाटा 6.8% 2021-22 के लिए, राजस्व घाटा 5.1%, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, प्राथमिक घाटा 3.1%। बजट 2021-22 में सरकार को धन प्राप्तियों की सबसे बड़ी मद कौन सी है। सरकार को जो धन प्राप्त होता है, सरकार को जो धन प्राप्त होता है बजट के अनुसार, उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। देखिए, निगम कर, माल एवं सेवा कर, आयकर, उधार एवं अन्य देयताएं। प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो ज़्यादातर परीक्षाओं में निगम कर को जो है टिक हुआ होगा। तो ध्यान से देखिए, अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। बजट 2021-22 में सरकार को धन प्राप्ति की सबसे बड़ी मद है उधार और अन्य देयताएं। जी हाँ, नंबर 2 पे आएगा जीएसटी, क्योंकि पूरे देश के लिए एक जीएसटी हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगर उधार और अन्य देयताएं नहीं होगा तब आप जो है टिक करेंगे जीएसटी पर। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2021-22 में सरकार की सबसे बड़ी मद कौन सी है। सबसे बड़ी मद का मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि सरकार का जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा किस में जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसी तरीके के मिलेगा परीक्षा में। ध्यान से देखिए, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, योजनाओं पर सब्सिडी, रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी। अब सरकार उधार सबसे ज़्यादा लेती है तो ब्याज में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उसकी चली जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो ब्याज अदायगी में 20% के करीब चली जाती है उसकी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। रक्षा, भारत सरकार रक्षा पर कितना व्यय करती है, 8%, 8,09,701 करोड़ रुपया, जो पूरी जीडीपी का 8% है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे, रक्षा व्यय पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, 8%। तो यहाँ पर जो है 14वें का प्रश्न के अनुसार सही जवाब है ब्याज अदायगी में सबसे बड़ी मद है सरकार की, उसके बाद है जो है आपकी रक्षा व्यय। चलिए, ब्याज अदायगी, इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न को जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। ब्याज अदायगी पर 20%। नंबर 2 पर आता है आपका करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 16%। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की एक योजनाएं हैं, उस पर 13% जो है
सरकार खर्च करती है? तो नंबर 1 ब्याज, नंबर 2 करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, नंबर 3 केंद्र की योजनाएं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, एक बार स्वास्थ्य देकर के पूछा गया था और एक बार ऊर्जा देकर के, तो दोनों ही ऑप्शन को मैंने लिख दिया है। बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्न में से सबसे अधिक व्यय मद किस पर है? अब ध्यान से देखिए, शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। तो सबसे बड़ी मद इनमें से जो है वो किस पर आप टिक करेंगे? 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा। रक्षा पर सबसे बड़ी मद है यहां पर 3,47,088 करोड़। ठीक है, उसके बाद शिक्षा पर 93,224 करोड़, कृषि पर 1,48,301 करोड़, ऊर्जा पर 42,824 करोड़ और स्वास्थ्य, याद रख लीजिए डाटा, स्वास्थ्य के लिए जो है 74,602 करोड़। पूछा जा सकता है प्रश्न, अभी आगे देखेंगे आप। ये देखिए, शिक्षा पर जो है सरकार बजट के अनुसार खर्च करेगी 2021-22 के लिए 93,224 करोड़, कृषि के लिए है 1,48,301 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए है 74,602 करोड़। तो ये ऐसे विभाग हैं जिस पर जो है आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो इनको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि किस पर जो है सबसे ज़्यादा मद किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर तो रक्षा पे सबसे ज़्यादा है, हो सकता है ऑप्शन में रक्षा ना हो, कुछ और हो, तो उस हिसाब से भी आपको देखना होगा, क्योंकि बजट इम्पोर्टेंट है और आर्थिक समीक्षा भी। बजट 2021-22 के अनुसार कोविड-19 के टीकाकरण के लिए पूरे भारत सरकार द्वारा जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 पिछले साल आया, सही जवाब हो जाएगा 35,000 करोड़ रुपए। 17वें का ऑप्शन जो है क्या होगा? 35,000 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35,000 करोड़ रुपए। बजट 2021-22 के अनुसार उच्च शिक्षा पहुंच हेतु किस राज्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? एक नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की गई है बजट 2021-22 के अनुसार। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2021-22 के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो स्वास्थ्य और कल्याण, या फिर प्रश्न ये कहे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए, दोनों ही बात एक है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये अभूतपूर्व वृद्धि जो है की गई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि भारत सरकार एक कल्याणकारी राज्य है। संविधान में कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं स्वास्थ्य के फील्ड में, और इस बार काफ़ी बड़ा निवेश भी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है। 137% की वृद्धि की गई है। जी हाँ, 137%। ये प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना है। 137% की वृद्धि जो है की गई है। कुल आंकड़ा कितना है? 2,23,846 करोड़ रुपए। अब यहां पे देखिए बजट 2021-22 में एक नई योजना की बात की गई है। वो योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। नाम याद रखना है आपको। कोई सी 4 योजना दे देगा और कह देगा कि बजट 2021-22 में किस नई योजना का वर्णन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च किया जाएगा इस बजट के अनुसार, इस बजट कार्यकाल में। इसका कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष का जो है ये योजना होगी। इस योजना के तहत लक्ष्य है कि शहरी और ग्रामीण मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना। जो मूलभूत सुविधाएं हैं,
हॉस्पिटल्स में जो है बेड की सुविधा, दवाइयों की सुविधा, जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य के फील्ड में, उन सभी के ऊपर जो है जोर दिया जाएगा। और ये एक नई योजना है जो कि इस बजट में बताई गई। नाम याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसकी कुल लागत है 64,180 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न बन सकता है आपसे, सिंपल भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नई योजना जो है चालू की जाएगी इस बजट के अनुसार। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 6 वर्ष, इसका जो है एग्जैक्ट डेट बताया गया है योजना बजट में, 6 वर्षों के लिए होगी। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट निम्न में से कौन सा है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का डाटा है तो प्रश्न बनने की संभावना रहेगी जापान। भारत का स्थान क्या रहा, यह प्रश्न बन सकता है 85वां। जापान जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, 191 देशों में बिना वीजा के जो है यहाँ के लोग जा सकते हैं। भारत का स्थान 85वां है। साथ ही साथ तजाकिस्तान का भी स्थान जो है 85वां है। ये दोनों देशों के नागरिक 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीज़ा के। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर के रूप में पूछा जा चुका है। भारत का रैंक पूछा जा सकता है आपसे, या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा है। तो जापान दुनिया का सबसे ताकतवर है और भारत का जो स्थान है वो 85वां है। पहले नंबर पे जापान, दूसरे नंबर पे सिंगापुर, तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया और जर्मनी समान रूप से। ठीक है, क्रम लगाने को भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा क्रम सही है, टॉप 3। तो याद रखना है आपको, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जर्मनी एक साथ तीसरे स्थान पर हैं और भारत का स्थान है 85वां तजाकिस्तान के साथ। इन दोनों ही देशों को एक साथ रखा गया है 85वें नंबर पे। तो भारत के साथ तजाकिस्तान को भी याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए, वर्ष 2020 हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 22वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इंडेक्स है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सीधा सीधा पूछेगा। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या थी। तो एक महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा जारी सूचकांक है, याद रखना है आपको। भारत की रैंक थी 117वीं, 117। टॉप किसने किया था? स्वीडन ने। तो दोनों को याद रखना है आपको, 117 रैंक थी भारत की, टॉप किया था स्वीडन ने। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। हाल ही में 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य कौन सा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन पणजी में हुआ? यह हर साल गोवा के पणजी में ही होता है। तो प्रश्न यहाँ से दो ही तरीके से पूछा जाता है। पहला, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? दूसरा, थीम कंट्री क्या थी, फोकस कंट्री? तो ध्यान दीजिएगा, अभी 2021 का करंट है ये, 16 से 24 जनवरी के बीच में गोवा के पणजी में हुआ। प्रश्न ये बनेगा कि इसका फोकस राष्ट्र कौन सा था? तो 51 आपको याद रखना है डाटा, 51 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस कंट्री था। 23वें का सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। फोकस कंट्री पर प्रश्न रहेगा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। बांग्लादेश जो है इस बार 2021 के लिए 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस राष्ट्र था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 गोवा में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया? जोकर, पैरासाइट, इनटू द डार्कनेस, 200 मीटर। तो सही जवाब हो जाएगा डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस। सी को याद रखना है आपको, इनटू द डार्कनेस
जो कि एक डेनिश फिल्म है, इसको 40 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और इसने जो है इस साल का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है द साइलेंट फॉरेस्ट के अभिनेता ट्यूशू स्वान लियो को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये जोफिया स्टाफिज हैं। तो ये 3 फैक्ट हो गए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस साल इस फेस्टिवल में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो हिंदी सिनेमा और बांग्ला सिनेमा के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। इनटू द डार्कनेस को 40 लाख रुपए की राशि जो है दी गई है, गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 25 जनवरी 2021 का है। हाल ही में नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। पहला संस्करण जारी हुआ था 2019 में, तो यानी कि पूरे 2 साल के बाद ये जो संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। सभी राज्यों की इंडेक्स रैंक जो है जारी की गई है। तैयार किसने की है? नीति आयोग ने। तो प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन इस तरह से बन सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नवाचार सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? अगर सिर्फ राज्य होंगे, चारों ऑप्शन में केवल राज्य होंगे, तो आपको जो है किस पर टिक करना है? कर्नाटक पर। कर्नाटक का स्कोर है 42.50। 42.50 जो है कर्नाटक का स्कोर है। अगर 3 राज्य दे देता है ऑप्शन में और 1 केंद्र शासित प्रदेश दे देता है। क्वेश्चन इस तरह से बने, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शीर्ष रहा? तो ओवरऑल अगर बात की जाएगी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके, तो दिल्ली का स्थान नंबर 1 रहा। दिल्ली का स्कोर रहा 46.60। नंबर 2 पे रहेगा कर्नाटक 42.50। नंबर 3 पे रहा महाराष्ट्र 38.03। बिहार का स्थान सबसे अंतिम रहा। तो ये आपको देखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। केवल राज्यों की श्रेणी देगा तो कर्नाटक को आपको टॉप करना है, 42.50 का स्कोर है। अगर ओवरऑल पूछेगा, कर्नाटक भी दे रखा है, नई दिल्ली भी आपको दे रखा है, और प्रश्न में राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है, तो ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली 46.60। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना पूरे 100% रहेगी, क्योंकि अभी जनवरी का जो है इंडेक्स है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। चलिए, हाल ही में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत शुरू की गई है। तो ये जो देश की पहली एयर टैक्सी है, जिसकी शुरुआत जो हरी झंडी है वो प्रधानमंत्री ने दिखाई, 28 दिसंबर का ये करंट है कि देश की पहली एयर टैक्सी जो सेवा है, इसकी शुरुआत किन शहरों के मध्य आरंभ हुई? तो मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, हिसार, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, इंदौर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़, हिसार। चंडीगढ़ हिसार योजना है उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत जो है इस चंडीगढ़ और हिसार के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की जो है शुरुआत की गई है। 27वां प्रश्न 4 स्टार के साथ है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। 16वें प्रवासीय भारतीय दिवस सम्मेलन के संदर्भ में विचार करना है। 16वां है ये, याद रखना है आपको। 16वां प्रवासीय भारतीय दिवस 2021 के संदर्भ में 4 कथन है यहाँ पे। वर्ष 2021 में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि थे। बिल्कुल सही बात है। चीफ गेस्ट पर प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखना है आपको
इस बार 2021 में 16वें प्रवासीय भारतीय दिवस पर हमारे देश के मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन का थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, किसका योगदान? प्रवासी भारतीयों का। इस सम्मेलन की थीम रखी गई है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस साल कुल 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। हर साल ये आंकड़ा अलग अलग होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 2021 में कुल मिला के 30 प्रवासी लोगों को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे चारों कथन बिल्कुल सही हैं। तो आपको चारों स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। चीफ गेस्ट कौन सा है? ये 16वां है। कितने प्रवासियों को सम्मान दिया गया? 30 प्रवासियों को सम्मान दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। थीम आपको मैंने बता दी है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने किसानों को समर्पित 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह परिचालित होती है किनके बीच में? नागपुर से हैदराबाद, मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली, संगोला से शालीमार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को समर्पित 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ये किसके बीच में चलेगी? संगोला महाराष्ट्र से लेकर शालीमार पश्चिम बंगाल के बीच में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में सबसे बड़ा सब्जी शाक भाजी उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। सब्जियां खराब ना हो, समय से मार्केट तक पहुंच जाए, इसके लिए 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल जो है चलाई गई थी। परीक्षाओं में पूछी भी गई कई परीक्षाओं में। और इस तरीके से अब तक कुल मिला के 100वीं किसान रेल जो है हरी झंडी दिखाई है। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने जो चलेगी संगोला से शालीमार। शालीमार पश्चिम बंगाल में है, संगोला महाराष्ट्र में है। प्रश्न जो है बन सकता है। अब देखिए 3 स्टार के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका जो थीम था, विषय था, वो था वेटलैंड्स एंड वाटर। तीसरा स्टेटमेंट है भारत का हाल ही में 42वां रामसर स्थल लद्दाख का सोकर झील रखा गया है। चौथा स्टेटमेंट यह एक मीठे पानी की झील है। तो कौन सा सही नहीं है? अब देखिए जरा ध्यान से। पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। रामसर सम्मेलन 1997 में हुआ था, उसके उपलक्ष्य में जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। इस दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है 2021 के लिए। इस बार की जो थीम है आपको याद रखना है, वेटलैंड्स एंड वाटर। तीसरा स्टेटमेंट, अभी हाल ही में भारत का 42वां रामसर स्थल सोकर झील था लद्दाख का, यह भी बिल्कुल सही है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का 42वां रामसर स्थल निम्न में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, पता होना चाहिए। सोकर झील लद्दाख, और ये दूसरा है लद्दाख का रामसर स्थल। यह एक मीठे पानी की झील है, तो यह गलत है। यह एक खारे पानी की झील है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो चौथा है वो गलत है। सोकर झील एक खारे पानी की झील है। यह काले गर्दन वाले एक सारस है, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का एक सारस, जो कि साइबेरिया से आता है भारत के सोकर झील के करीब, जो कि खारे पानी की झील है। यहाँ पर इसका प्रजनन केंद्र है। पूरी दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है काली गर्दन वाला सारस, जो कि भारत के सोकर झील के करीब आता है, और इसी कारण से इसको 42वें रामसर स्थल में जो है शामिल किया गया है। भारत का 42वां रामसर स्थल हो गया है सोकर झील। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थीम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2 फरवरी 2021 का वेटलैंड्स एंड वाटर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 के संदर्भ में शीर्ष गंतव्य के मामले में शीर्ष 3 राष्ट्र कौन से हैं? अब देखिए
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 की रिपोर्ट जनवरी में जारी किया गया है, लेकिन आंकड़ा जो है किसका बताया गया है 2020 का, क्योंकि 2020 में जो भी हैपनिंग हुई है प्रवासन के मामले में उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके जनवरी में 2021 में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले 3 बड़े देश जहां पर सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं गए हैं, तो आपको लगाना है टिक। कौन से हैं वो 3 बड़े देश, ध्यान से देखिए। पता है कि आपको इसका आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा पहले 3 बड़े देशों में अमेरिका नंबर 1, जर्मनी नंबर 2, सऊदी अरब नंबर 3। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब है, अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब। अमेरिका में 2020 के अंदर कुल 51 मिलियन लोग जो है प्रवासी थे, जर्मनी में 16 मिलियन लोग और सऊदी अरब में 13 मिलियन लोग। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने मिलियन लोग जो हैं प्रवासी रहे टोटल 2020 में। तो भारत सबसे बड़ा राष्ट्र है प्रवासी भेजने के संदर्भ में। 2020 के अंदर जो है इसका आंकड़ा 18 मिलियन का था। इस आंकड़े को याद रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। 18 मिलियन लोग जो हैं के साथ भारत नंबर 1 पे है। इसके बाद आता है मैक्सिको। तो याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ के निवास करते हैं, भारत के। और इसका एक लाभ भी है और एक नुकसान भी है। लाभ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि काफ़ी मजबूत होती है, हमारी शक्ति का प्रदर्शन होता है। हमारी जो लॉबी है, जो दूसरे देशों में, अमेरिका में, यूरोप में जो रहते हैं, निवास करते हैं प्रवासी भारतीय, वो हमारी लॉबी को मजबूत करते हैं। नुकसान ये है कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है, जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारे यहाँ से जो है पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं और उनका जो है प्रवास कहीं और हो जाता है दूसरे देश में, तो हमारा जो बौद्धिक संपदा है उसका पलायन हो जाता है। तो फायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो याद रखना है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी किया गया है अभी हाल ही में जनवरी 2021 में। रिपोर्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 की रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर है जर्मनी, फिर है सऊदी अरब। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं प्रवासियों के रूप में। भारत सबसे बड़ा राष्ट्र रहा प्रवासी भेजने के संदर्भ में, 18 मिलियन। और अगर महाद्वीप के रूप में अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप प्रवासियों के संदर्भ में है यूरोप, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। कैसी लगी आपको ये वीडियो अवश्य बताएं। इसके अलावा कम से कम अपने एक दोस्त के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले 2 पार्ट करंट अफेयर के उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।